आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों आज क्लास 6 में साइंस का चैप्टर है 10th, जिसका टॉपिक है गति एवं दूरियों का मापन। दोस्तों हम सभी लोगों ने यात्रा की होगी, किसी ना किसी माध्यम से यात्रा की होगी। जो भी दूरी हमने नापी होगी वह मीटर किलोमीटर में भी है। ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे और कौन कौन से परिवहन का भी प्रयोग किया है उसके बारे में भी इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों। जब भी हम चलते हैं, कहीं जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तो रेलगाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते होंगे, ठीक है। नाव का भी लोग प्रयोग करते हैं, प्लेन का भी प्रयोग करते हैं और शिप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जब अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी किसी न किसी परिवहन या वाहन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं यातायात की कहानी क्या है। तो यातायात की कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गोइका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थीं। जैसा कि हमने चैप्टर आपको 8 और 9 में मछलियों की धारा रेखी आकृति के संबंधित में मैंने बताया था आप लोगों को। अब बताते हैं, पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ है। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का भी निर्माण किया गया है। इसके बाद मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए हैं। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का भी उपयोग होने लगा है या उपयोग होने लगा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान यानी कि एरोप्लेन की बात हो रही का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं सदी के कुछ योगदान हैं। दोस्तों हम बताते हैं, क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन है जिसे आजकल उपयोग नहीं लाया जाता। बहुत ऐसे प्राचीन वाले हैं जिनको हम आज भी उपयोग में लाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह डेस्क कितना चौड़ा है, यानी कि यह हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि डेस्क को कैसे नापना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहली तथा बूझो की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची जा सके। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। अब देखते चित्र 10.2 में गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई मापना। देखिए किस तरीके से नापी जा रही, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है।
जिसमें डिस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो रेखा डिस्क पर खींची गई है वह क्या हो जाएगी, मिट। जब रेखा मिट जाती है तो फिर और क्या होता है, पुराना जो गिल्ली डंडा है वह भी खो जाता है। अब देखते हैं नया एक सेट लाया जाता है गिल्ली डंडा का। देखिए चित्र में दिखाते हैं 10.3 में गिल्ली डंडे की किसी भिन्न सेट से डिस्क की लंबाई मापना। देखिए अब जब डिस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डिस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग 2 डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डिस्क का कुछ भाग बच गया। यह तो गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? अब पहली और बूझों को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डिस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? वो एक कार्य कर सकते हैं। एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। ये डोरी की एक लंबाई होगी। वे डिस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं, जैसा कि चित्र हम आपको 10.4 में दिखाएंगे। देखिए डोरी की लंबाई से डिस्क की लंबाई का मापन। देखिए एक लड़का किस तरीके से डोरी से डिस्क की लंबाई माप रहा है। अब हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान सके कि अपने खेत में कितने बीज उसे बोने हैं। ओके, और उसका क्षेत्रफल जाने ताकि उसमें यह उसे क्लियर हो जाए कि वह कितने बीज यहाँ पर बोए। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखी लंबाई के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ मापन, जिसमें हम आपको क्रियाकलाप दिखाते हैं। फर्स्ट दोस्तों, इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग भी आप कर सकते हैं और इनको आप एक टेबल में भी लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में क्या दिया गया है? आप में प्रत्येक अपने बालिश्त मतलब क्या होता है, बीते का प्रयोग मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा में आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, चित्र 10.5 में मेज की चौड़ाई को बालिश्त से मापना। मापन के लिए यहाँ पर आप यह पाते हैं कि आपको अपनी बालिश्त के बराबर लंबी डोरी तथा डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने 10.2 में बताया था। ठीक है, हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब जो बालिश्त होते हैं वो सभी व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं, तो इससे हमें एक निश्चित माप किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो सकती है। और पैरों में इसी तरीके का होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पैरों की जो लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कदम और पग का भी इसीलिए हम प्रयोग नहीं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं मापन के मानक मात्रक, यानी कि प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों से भी प्राप्त या मान्यता प्राप्त है। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का प्रयोग करते हैं और यह मान्यता प्राप्त भी है।
ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे ये पद्धति आई कहाँ से थी। ये दोस्तों पद्धति 1790 में फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इस पद्धति का निर्माण किया था और इस पद्धति को बोलते हैं मीटरी पद्धति। मीटरी पद्धति। और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि एसआई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम चित्र एक दिखा दें। 10.6 मीटर पैमाना दिया गया है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर है। अब हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, लंबाई की यथार्थ माप यानी कि परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी 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 लंबाइयों या लंबाइयाँ, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ले सकते हैं। अब देखिए, हम आपको बताते हैं चित्र 10.7 में मापी जाने वाली लंबाइयों के अनुदिश पैमाना रखने का सही तथा गलत तरीका। चित्र देखते हैं ए। यह तरीका जो आपको दिखाया गया है वह पूर्णतया सही है, और बी में देख रहे हैं यह आपका तरीका गलत है, क्योंकि इसमें हमने स्केल को थोड़ा सा झुका दिया है। तो यह तरीका कैसा है? गलत है। इससे परिणाम आपके सही नहीं आएंगे। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों चित्र 10.8 में टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने का सही तथा गलत तरीका। चित्र देखिए 10.8 में जो हमने पहले तरीका अपनाया ए नंबर में, वह तरीका दोस्तों गलत है। देखिए, स्केल का एक हिस्सा टूटा हुआ है, वहीं से हमने रखा है, तो यह तरीका कैसा हो जाएगा? यह तरीका दोस्तों सही है। जहाँ से टूटा है वहीं से हमने उसको रखा है, तो ये तरीका हमारा 100% सही है। और देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया गया है? यह तरीका दोस्तों गलत है हमारा, बी नंबर में जो दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसको आप आराम से देख सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र 10.9 में पैमाने के उचित पाठ्यांक के लिए आँख की स्थिति, ये आँख की स्थिति ABC 3 बच्चे दिए गए हैं, और ये किस तरीके से स्केल को देख सकते हैं, ये आप आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 3। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिस्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए, और आपको बताना किसमें सही आएगी। देखिए दोस्तों, अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए आप कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक दूरी की पहले आप अपने बालिश से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। फिर आपको अंतर क्या मिलेगा? जो एक्यूरेट जो लंबाई आप नाप पाएंगे वह मीटर पैमाने से ही नाप पाएंगे, क्योंकि बालिश जो होता है वो सभी व्यक्तियों का भिन्न भिन्न होता है, जिससे हमारी जो परिणाम है वह भिन्न भिन्न हो जाएगी और लंबाइयों में त्रुटियाँ हो जाएंगी। अब दोस्तों देखते हैं किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? धागे का। देखिए, हम आपको चित्र में दिखाते हैं 10.10 धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापना। इससे कैसी लंबाई आपकी एक्यूरेट आ जाएगी दोस्तों। आगे देखते हैं हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं। हम आसपास की जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो किसी न किसी रूप में दोस्तों गति करती हैं। चाहे बस ले लो, ट्रक ले लो, ट्रेन ले लो, जानवर ले लो, मनुष्य ले लो, या कुछ भी आप ले लो, इवन बादल भी ले लो, वो भी मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। अब आपको हम टेबल दिखाते हैं 10.4 विराम और गतिशील वस्तुएं। विराम वस्तुएं कौन कौन सी? घर, मेज और घड़ी। ये क्या दौड़ती भागती? बिल्कुल नहीं। गतिशील वस्तुएं कौन कौन सी? एक उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई। ठीक है दोस्तों,
अब देखते हैं स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी इत्यादि ये सब हम देखते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बताएंगे अब इसके बारे में। मैंने आपको बताया कौन सी वस्तुएं गतिशील होती हैं, कौन सी एक जगह पर विराम अवस्था में होती हैं। हमने चींटी के बारे में भी, उनकी चींटियों की गति भी देखी होगी ध्यान से, वो भी आपको हम दिखाएंगे क्रियाकलाप 6 में। कैसे दिखाएंगे वो हम आपको बताते हैं। एक ऐसा स्थान चुनिए, एक ऐसा स्थान चुनिए, इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस स्थान पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देख सकते हैं। किसी एक चींटी के लिए जब आप कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हुई पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। देखिए चित्र 10.11 में दिखाते हैं, ये देखिए है 10.11। किसी चींटी की गति को हम पता कैसे कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उन बिंदुओं को आपस में जोड़कर हम पता कर सकते हैं उसकी स्पीड या उसकी गति कैसी रही है, उसकी हम गति को दर्शा सकते हैं, वो किस तरीके से गति कर रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। देखो हम आपको दिखाते हैं चित्र 10.12। सरल रेखी गति के कुछ उदाहरण देखिए। ए नंबर में क्या दिया गया है, कुछ गाड़ियां हैं जो रोड पर सीधी चल रही हैं और कुछ सैनिक दिए गए हैं नीचे, वे मार्च पास्ट कर रहे हैं, वो भी एक सीधे डायरेक्शन में ही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 में क्या दिया कि एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं, पत्थर जो है वो वृत्तीय पथ में ही गति कर रहा है। किस पथ में, वृत्तीय यानी कि सर्किल में। ठीक है, अब देखिए चित्र 10.13। वर्तुल गति करती कुछ वस्तुएं। देखिए ए में किस तरीके से दिखाया गया है, बी को देख सकते हैं और सी को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं आपको बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती यानी कि घूमती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय यानी घूमते समय पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी की समान होगी। ठीक है, यानी कि घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी जो होगी वह समान होगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद पर अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, यानी कि सर्किल में करती है और एक निश्चित समय लेती है। ठीक है दोस्तों, पत्थर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं इसमें जैसे सितार की डोरियां भी हो सकती हैं। ठीक है, सितार की डोरियां आवर्ती गति के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और आपको झूला झूलता हुआ बच्चा भी आपको दिखाएंगे। ठीक, हम आपको चित्र डायरेक्ट दिखाते हैं 10.14 आवर्ती गति के कुछ उदाहरण। देखिए दोस्तों, घड़ी दी गई है, ये देखिए बच्चे झूला झूल रहे हैं ए में। ठीक है, फिर आपकी घड़ी दी गई है, फिर आपका सितार दिया गया, फिर घंटी दी गई, तबला। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे आवर्ती गति के ही कुछ उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसमें विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी दी है। कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है, फर्श पर जैसे घोंगे का रेंगना बताया, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में मैंने आपको इसमें बताया। अब इसके प्रमुख शब्द देख लेते हैं। वर्तुल गति बताया है, दूरी, मापन, गति, आवर्ती गति, सरल रेखी गति, एसआई मात्रक, मापन के मात्रक। दोस्तों अब आते हैं चैप्टर के सारांश पर। देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई का उपयोग करते हैं। इससे समस्त संसार इसे यानी कि पूरे संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों में लंबाई का जो मात्रक दिया गया वह क्या है, मीटर है।
सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखी गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती हो, यानी कि केंद्र से दूरी समान रहती हो। ऐसी गति जो कि निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती गति। आते हैं दोस्तों अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में से प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। वायु में क्या क्या उड़ता है जिसमें हम यात्रा कर सकते हैं? एक हेलीकॉप्टर हो गया, एक एरोप्लेन हो गया। जल में क्या है? एक पानी का जहाज हो गया, नाव हो गया, ठीक है। थल में क्या है? कार, बस, ट्रेन इत्यादि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए का नंबर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ख नंबर 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5000 किलोमीटर होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे, झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होगी? आवर्ती गति होगी। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होगी? आवर्ती, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं, किसी साइकिल के पहिए की गति क्या होगी? वर्तुल गति होगी। कैसी गति होगी? वर्तुल गति होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति की लंबाई अलग अलग होती है और उसके पैरों के साइज में भी अंतर होता है। अगर पग अथवा कदम का हम प्रयोग करेंगे तो हमें लंबाई में या परिणाम में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं मिलेंगी, जिससे हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम पग अथवा कदम का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम एसआई मात्रक का ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 मिलीमीटर आएगा, फिर 1 सेंटीमीटर आएगा, फिर 1 मीटर आएगा, फिर 1 किलोमीटर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 5, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे परिवर्तित करेंगे? देखिए, तो हम आपको बताते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यह 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बात करें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दोस्तों होते हैं उसमें 1000 मिलीमीटर। कितने? अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 सेंटीमीटर हैं। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हैं? तो कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर हैं। तो इस तरीके से यह हो जाएगा 1650 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो क्या आ जाएगा? 3.250 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी कि 3 किलोमीटर अलग हो जाएगा, 250 मीटर ये अलग हो जाएगा। इसको हम क्या कैसे लिखेंगे? 3.250 किलोमीटर में व्यक्त करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों आपस में घटा देते हैं, वेरी सिंपल। तो क्या आ जाएगा? 30.1 आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 8, देखिए, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं बतानी। ठीक है, हम बताते हैं। समानता क्या है? दोनों की गति कैसी? आवर्ती। असमानता देखें, साइकिल एक सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है। ठीक है, गति को भी दर्शाती है। जबकि एक छत का पंखा क्या बताता है? वर्तुल गति को दर्शाता है। अब आते हैं दोस्तों 9 नंबर पे, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं बताइए। बिल्कुल बताएंगे। चलिए दोस्तों, जो आपका लचीला फीता होता है वह फैलने योग्य होता है, इसलिए ये अलग अलग लंबाई के लिए समान माप दिखाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या होगी, हम एग्जैक्ट परिणाम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम इस फीते का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जब हमको यह भी बताना पड़ेगा, अगर फीते को नाप रहे हमने स्टेप को खींचा कि नहीं खींचा, कितना खींचा, तो दोस्तों विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी और हम करेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लचीले फीते का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर,
आवर्ती गति के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। झूले पर बच्चे का झूलना, ठीक है, सरल लोलक का, पृथ्वी का घूमना इत्यादि ये एग्जाम्पल हैं। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया हो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इस तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों थैंक यू एंड